है, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है कि इसमें मृत्यु दर और रोग पे तो नियंत्रण पा लिया जाता है, क्योंकि बेहतर पोषण भी हो जाता है और स्वास्थ्य संबंधी चिकित्साएं भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाती हैं, औषधियाँ भी आ जाती हैं, किंतु उसके साथ ही साथ जन्म दर में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है और मृत्यु दर में गिरावट आ जाती है और जनसंख्या का संक्रमण होता रहता है। और हम कमोबेश भारत भी एक जनसांख्यिकी संक्रमण काल में ही चल रहा है। अब तक हमने जनसांख्यिकी क्या है, उससे मिलते जुलते क्या मुद्दे हैं और किस तरह से जनसांख्यिकी का उपयोग होता है, और इसी में आगे चल के हमने माल्थस की थ्योरी और जनसंख्या के संक्रमण की सिद्धांत का भी जिक्र किया और उदाहरण सहित उसको समझाने का प्रयास किया। अब हम जनसांख्यिकी से संबंधित क्या सामान्य संकल्पनाएं हैं और क्या उनके संकेतक हैं, उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। इससे संबंधित सबसे पहले हम जन्म दर को लेते हैं। जन्म दर क्या होती है? जन्म दर एक प्रति हजार जनसंख्या के पीछे कितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ है, कितने जीवित बच्चों की संख्या है, इसी को हम जन्म दर के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक साल में एक समय में कितने बच्चे जन्म लिए, उनको 1000 से गुणा करके हम देखते हैं तो हमें जन्म दर की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से मृत्यु दर, मृत्यु दर क्या होती है? एक क्षेत्र विशेष में निर्धारित अवधि के दौरान कितनी मृत्यु की संख्या थी, उसको हम मृत्यु दर कहते हैं। जैसे कि एक वर्ष के अंतर्गत जितनी भी मृत्यु हुई है और वो एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत, तो उसको हम मृत्यु दर कहेंगे और इसको हम भली भांति आंक सकते हैं। इसीलिए हमने शुरू में आपको बताया था कि जनसांख्यिकी आंकड़ों का क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे हम जन्म दर और मृत्यु दर को आसानी से समझ सकते हैं। और इन जन्म दर और मृत्यु दर का आजकल जो है रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य हो गया है, तो ये एक आसान तरीका हो गया है, तुरंत हम जन्म दर और मृत्यु दर को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनका तमाम लेखा जोखा हर समाज के पास उपलब्ध होता है और इनके विशेष सेंटर होते हैं जहाँ पे बच्चे के जन्म होते ही उसको रजिस्टर करवाया जाता है और इसी तरह से मृत्यु दर भी हम आसानी से आंक सकते हैं। उसके बाद आता है प्राकृतिक मृत्यु दर या नेचुरल ग्रोथ रेट हम किसे कहते हैं। ये जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि जितने जन्म हुए और उतनी ही मृत्यु हो गई तो वो 0 या 0 आता है, इसीलिए इसको हम स्थिर दर कहते हैं। यानी कि उन्हें जन्म लिया है उतने ही दूसरे समूह के लोगों में मृत्यु प्राप्त हो गई है, तो जनसंख्या ना बढ़ी है ना घटी है, इसलिए उसको हम स्थिर दर कहते हैं। उसके बाद आता है प्रतिस्थापन दर। क्या होती है? इसको हिंदी में रिप्लेसमेंट स्टेज भी कहते हैं, यानी कि जितने बूढ़े मरते हैं उनकी जगह कितने बच्चे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि मरने को जनरली हम बूढ़ों के स्तर से ही मानते हैं कि जो भी बूढ़ा होगा वो अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है और बच्चे पैदा होते हैं। तो उनकी जगह अगर ज़्यादा बूढ़े मरते हैं और कम बच्चे पैदा होते हैं तो उसी हिसाब से हम प्रतिस्थापन दर निकालते हैं। तो यदि ये प्रतिस्थापन दर लगभग जितने मरे और जितने बच्चे पैदा हों तो वो स्थिर दर होती है, या उसको हम रिप्लेसमेंट स्टेज भी कह सकते हैं कि जितने ने जन्म लिया उतने ही मर गए, तो उसको हम रिप्लेसमेंट स्टेज कहते हैं। इसी संबंधित जनसांख्यिकी के संबंध से ही एक और बहुत बड़ा अवधारणा निकल के आती है, उसको हम प्रजनन दर कहते हैं। प्रजनन दर का संबंध सीधा सीधा महिलाओं से होता है, यानी बच्चा पैदा कर सकने की आयु। इसको सामान्यतः 15 से 49 वर्ष की आयु में मानते हैं और ये प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे जन्म बच्चों की संख्या से गणना की जाती है। प्रजनन दर से हम किसी भी देश की जनसंख्या की वृद्धि को या जनसंख्या की दर को नाप सकते हैं कि इस उम्र में प्रति 1000 स्त्रियों में वो कितने बच्चों को जन्म देती है एक स्त्री अपने प्रजनन काल में, और वो प्रजनन काल 15 से 49 वर्ष की आयु तक का होता है और वो औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, उससे हम उस देश की या उस समाज की या उस समुदाय की प्रजनन दर का आंकलन कर सकते हैं। इसी तरह एक सकल प्रजनन दर होती है जिसको ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की कुल जनसंख्या वो और जो जीवित भी रहती हो, औसतन आयु वर्ग के हिसाब से देखा जाता है कि किस आयु वर्ग में वो कितने बच्चों को जन्म दिया और वो कितने जीवित रहते हैं, उसी को हम जो है ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट कहते हैं। और उसके बाद आता है शिशु मृत्यु दर। ये किसी भी समाज की एक स्वास्थ्य का सूचकांक भी है, अच्छे स्वास्थ्य का सूचकांक भी है
और जो एक डेवलपमेंट रिपोर्ट या विकास की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसमें शिशु मृत्यु दर और मातृत्व महिला मृत्यु दर एक विशेष संकेतक के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं और उस देश की विकास की स्थिति को हम भली भांति समझ सकते हैं। तो शिशु मृत्यु दर से हमारा तात्पर्य ये है कि 1 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसको भी हम प्रति हजार में ही इसकी गणना करते हैं। यानी कि बच्चा पैदा हुआ किंतु वो 1 वर्ष से पहले पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो वो शिशु मृत्यु दर की गणना में शामिल हो जाएगा। ये भारत में बहुत अधिक शिशु मृत्यु दर थी, लेकिन स्वास्थ्य चिकित्साएं उपलब्ध कराने से, समय समय पर टीके लगाने से, उनकी देखभाल करने से, संस्थागत प्रजनन काल में महिलाओं को पहुंचाने से, जननी सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से हमने शिशु मृत्यु दर में आज़ादी के बाद से अब तक बहुत हद तक काम कर लिया है। और आपको ये जान के बहुत हर्ष होगा कि केरल जैसे राज्य में तो ये 1 अंक में आ गई है, मतलब 10 से भी ये कम शिशु मृत्यु दर को आंका जाता है। और दूसरे राज्यों में भी अभी हमें इसकी काफ़ी कमी करनी है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कम हो चुकी है। उसके बाद आता है एक मातृत्व मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर भी, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, ये भी किसी एक समाज के विकास का सूचकांक है, जिसके द्वारा हम विकास की और ख़ास तौर से महिलाओं की स्थिति की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं कि उनकी क्या सामाजिक स्थिति है। मातृत्व मृत्यु दर जो है, इसकी खास बात ये है कि ये प्रति 1 लाख के अंतर्गत आंकी जाती है। मतलब एक महिला जब अपने बच्चे को जन्म देती है, उस समय यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं और ये प्रति लाख में आंकी जाती है। और जो बहुत ज़्यादा विकसित राष्ट्र हैं, उनकी ये दर 1 डिजिट में या 1 अंक में दिखाई गई है, जबकि भारत में अभी भी ये मातृत्व मृत्यु दर अधिक है। और हमारा जो जनसंख्या नीति का लक्ष्य है, उसमें अभी हमें काफ़ी इस पे काबू करना है और काफ़ी कम लाना है। हालांकि जब से जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत डिलीवरी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, उनको कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं, उनको समय समय पे चिकित्साएं उपलब्ध करवाई गई है मातृत्व के दौरान, उससे हम मातृत्व मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आ गई है। तो अगर हम कुल मिला के ये कहें कि जनसांख्यिकी एक समाजशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इस पहलू में हम जनसंख्या की संरचना, उससे संबंधित सिद्धांत, उससे संबंधित अवधारणाओं के बारे में जान सकते हैं। और आशा है आपको ये बहुत ही रुचिकर लगा होगा, क्योंकि ये सीधा-सीधा हर व्यक्ति से संबंधित है। आशा है आज आपको जनसंख्या से संबंधित जानकारी रुचिकर लगी होगी है। धन्यवाद।